फरवरी 2 2026 इंडिया और यूएस ने एक हिस्टोरिक ट्रेड डील साइन करी है। Huge tariff cuts and a joint security partnership. टैरिफ्स 50% से 18% पे आ गए हैं और मार्केट्स एक्सप्लोड कर गई। सेंसेक्स एक ही दिन में 4,200 पॉइंट ऊपर चला गया और ये पिछले 5 साल का सिंगल डे का बिगेस्ट गेन है। एफआईआईज ने एक ही दिन में 18,500 करोड़ का बाय किया है इंडियन मार्केट में और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बुरी तरीके से, सब लोग। लेकिन इस ही ट्रेड डील के अंदर एक ऐसा क्लॉज लिखा हुआ है जो शायद सब कुछ बदल सकता है और उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, और वो क्लॉज 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकता है। वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि आपको पूरी पिक्चर समझने के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आओ शुरू से शुरू करते हैं। पहले आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं। अप्रैल 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे। So, if you look at that, इंडिया पर भी 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, बट थिंग्स गॉट इवन वर्स। अगस्त 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25% की और पेनल्टी लगा दी इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया बाय कर रहा था चीप रशियन ऑयल। इसका मतलब इंडिया के ऊपर इफेक्टिव टैरिफ हो गए थे 50% के, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया ने 10 महीने सफर किया है। एफआईआईज बेच के भाग गए, रुपी वीकन हो गया और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे यूएस में वो सारे अनअट्रैक्टिव हो गए और इंडियन मार्केट पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन गई 2025 की। लेकिन फरवरी 2 2026 एक फोन कॉल बिटवीन मोदी एंड ट्रंप और रातों रात सब कुछ बदल गया। खबर आपको बता दें, अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ घटा दिया है। 25% से घटाकर इसे 18% किया गया है। हमारे टैरिफ्स 25% जो थे वो से 18% पे आ गए और जो पेनल्टी थी 25% रशियन ऑयल खरीदने की वो भी हटा दी गई। इसका मतलब 50% से टैरिफ हमारे एक ही रात में 18% पे आ गए। 64% का रिडक्शन एक ही रात में। और अगर पूरा अग्रीमेंट साइन हो जाता है, जो कि मार्च 2026 में होना है, तो काफी सारे सेक्टर्स जैसे कि फार्मा और जेम्स पे ये टैरिफ 0% भी आ सकता है। अब देखो, इंडिया वाज द बिगेस्ट लूजर ऑफ 2025 और अभी ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरे कमेंट सेक्शन में हजारों कमेंट्स आए थे कि क्या सर अभी भी सेंस बनता है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। तो आओ पहले मैं आपको डेटा के साथ दिखाता हूं 2025, ताकि आप ये समझ पाओगे 2026 में क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक चीज देखो, MSCI इंडिया का आप जो रिटर्न देखोगे डॉलर टर्म्स में वो है सिर्फ 4.29%, और वहीं आप MSCI इमर्जिंग मार्केट्स देखोगे तो वो है ऑलमोस्ट 33.5%। इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है इमर्जिंग मार्केट्स को लास्ट ईयर 29 परसेंटेज पॉइंट से। सिर्फ पहले ये एब्जॉर्ब करके देखो, सोच के देखो, इंडिया जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की, उसने अंडर परफॉर्म किया है 29% इमर्जिंग मार्केट से, और रुपी ने इसको और ज्यादा खराब कर दिया है। इंडियन रुपी जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी 2025 की। अब सोच के देखो, एक जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो कि डॉलर से अपने पैसे कन्वर्ट करता है रुपी में और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करता है, पहले तो इंडियन मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया 29% इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर, और रुपी और वीकेन हो गया, तो उनके लिए तो लिटरली एक डिजास्टर था। लेकिन चीजें अब बदल रही हैं। इस ट्रेड डील के बाद जेपी मॉर्गन ने अपना फोरकास्ट दिया है। निफ्टी 50 का फोरकास्ट जेपी मॉर्गन का 2026 का है 30,000। इसका मतलब 20% का गेन यहां से जहां हम बैठे हैं, और यहां से चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। तो अगर इंडिया इतना अट्रैक्टिव हो गया है तो एग्जैक्टली क्या खरीदना चाहिए? और यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सब लोग बात कर रहे हैं बाय इंडिया बाय इंडिया बाय इंडिया, बट विच इंडिया? और यहां पे मैं आपको सेक्टर ब्रेकडाउन कर देता हूं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सब जगह बेनिफिट होने वाला है, बस कुछ जगहों पे होने वाला है। कुछ ही विनर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला विनर है टेक्सटाइल्स। यूएस को जो इंपोर्ट है उसमें इंडिया का टेक्सटाइल का शेयर है ऑलमोस्ट 8% का, और ये काफी बड़ा नंबर है। 2020 के बाद पोस्ट कोविड चाइना का शेयर लगातार गिरता जा रहा है और इंडिया का टेक्सटाइल का शेयर बढ़ता जा रहा है, और इस टाइम 18% टैरिफ पे इंडिया की जो टेक्सटाइल है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू बांग्लादेश एंड वियतनाम, जहां दोनों जगह ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा टैरिफ है। नंबर 2, फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया की जो फार्मा कंपनीज है ना, उनका 30 से 40% रेवेन्यू यूएस से ही आता है।
और इस टाइम टैरिफ कट के बाद लोअर कॉस्ट होगी उनकी, बेटर मार्जिन्स होंगे और बहुत बेटर आउटकम्स होने वाले हैं। जो फार्मा म्यूचुअल फंड्स है ना, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है इस साल। नंबर 3, इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो एंसिलरीज। ऑटो कंपोनेंट्स में पहले 50% टैरिफ लग रहा था, अब 18 है। इंडिया ऑलरेडी चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेटिव बन गया था, इस डील के बाद कंफर्म हो गया है। अब देखो, मैंने क्यों बोला था कि बाय इंडिया मत करना, बिकॉज सारे सेक्टर्स पे बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला सेक्टर जिस पे कोई बेनिफिट नहीं है वो है आईटी सर्विसेज। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो ना, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से। पहली बात, टैरिफ से यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, टैरिफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आईटी सर्विसेज को। ऊपर से एआई की वजह से आईटी सर्विसेज और ज्यादा बुरा परफॉर्म करने वाले हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर फिलहाल टैरिफ कट से आईटी सर्विसेज को कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा, मेटल्स एंड माइनिंग। टैरिफ से यहाँ पे भी कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करते हो तो आप कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता इस डील के बाद। बेसिकली स्मार्ट मूव यहाँ पे ये है, आपको सही इंडिया बाय करना है, ऑल ऑफ इंडिया बाय नहीं करना है। तो अगर मार्केट इतना अट्रैक्टिव हो गया है तो क्या FIIs वापस आ गए हैं? अब देखो, ये चेक करने के लिए मेरा एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, आई कॉल इट 3 क्वेश्चंस। कोई भी बड़ा मैक्रो इवेंट होता है तो मैं उसको इस तरीके से ही मेजर करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कॉज द सेलिंग? क्या वो अभी रिजॉल्व हो गया? तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑलमोस्ट पूरे 2025 में FIIs लगातार इंडियन मार्केट से बेच के भाग रहे थे। और क्यों भाग रहे थे? टैरिफ्स की वजह से। तो पहला क्वेश्चन है, क्या टैरिफ का इशू रिजॉल्व हो गया? आंसर इज यस। दूसरा, रुपी जो गिरे जा रहा था जिसकी वजह से भी FIIs बेच के भाग रहे थे, क्या वो स्टेबल हो गया? जवाब है हाँ, रुपी भी स्टेबलाइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इज द नैरेटिव चेंजिंग और जस्ट द प्राइस? तो जवाब इसका ये है, नैरेटिव इज चेंजिंग। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, आर वी अर्ली, ऑन टाइम और लेट? तो बेसिकली जिस दिन ये डील अनाउंस हुई थी ना, सिर्फ उस दिन FIIs ने 18,500 करोड़ का बाय किया था इंडियन मार्केट से। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होगी। अगर आप इस टाइम FIIs का शेयर देखोगे NSE लिस्टेड कंपनीज में, तो वो आ गया है 16.9%। ये लोएस्ट है पिछले 15 साल का। और इसी टाइम पे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो चढ़ के आ गया है 10.9% पे। और ये ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट है। इसका मतलब पता है क्या है? 2025 में जब FIIs बेच रहे थे ना, उस टाइम आप जो अपनी SIPs कर रहे थे, उनसे आप लिटरली FIIs से ही खरीद रहे थे आप पूरे 2025 में। लेकिन अब FIIs वापस आ गए हैं। और जब FIIs वापस आते हैं ना, तो वैसे वो छोटा मोटा नहीं खरीदते, वो हजारों लाखों करोड़ों में खरीदते हैं मार्केट में। अच्छा हाँ, इसके साथ एक हफ्ते पहले इंडिया EU की ट्रेड डील भी साइन हुई थी, जिसके लिए एडलवाइस MF के CEO ने खुद बोला था, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटर्नल ग्रोथ स्टिमुलाई फॉर इंडिया इन 2026। बेसिकली सेम ही टाइम पे इंडिया के पास दो ऐसी बड़ी ट्रेड टेलविंड्स चल रही हैं। यही वो इवेंट्स होते हैं जो पूरी मार्केट की री रेटिंग कर देते हैं। अब लेकिन इससे पहले आप अपना सारा पैसा इंडिया के किसी ETF में लगा दो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, एक ऐसा क्लॉज है इस ट्रेड एग्रीमेंट में जो शायद सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको वो नहीं पता है तो शायद आप ट्रैप में फंस सकते हो। तो आओ पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। द रशियन ऑयल क्लॉज। जिस दिन ये डील अनाउंस हुई थी, उस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था। President Donald Trump says Indian Prime Minister Modi has agreed to stop buying oil from Russia. India agreed to stop buying Russian oil. एग्जैक्टली ये सेंटेंस था। और इसके रिस्पॉन्स में मोदी जी ने ये कहा था। कुछ मिसिंग लग रहा है आपको यहाँ पे? रशियन ऑयल बेसिकली मिसिंग है। एक सिंगल मेंशन भी नहीं है इस बात का कहीं से कहीं तक। इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियरली बोला कि जो एनर्जी पॉलिसी होगी वो डिटरमाइन होगी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। इवन क्रेमलिन, एंड आई एम कोटिंग इट, उन्होंने बोला, वी हैवंट हर्ड एनी स्टेटमेंट्स ऑन दिस मैटर येट। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की जो लीड इकोनॉमिस्ट है अलेक्जेंडर हर्मन, उन्होंने भी क्लियरली बोला कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का यह दावा है कि इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, ये अभी तक इंडियन अथॉरिटीज ने कंफर्म नहीं किया है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इंडिया अभी भी
रशियन ऑयल खरीदना नहीं छोड़ता है और ट्रंप को पता चल जाता है तो क्या होने वाला है? अब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है ना 7 फेब को, उसमें ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर इंडिया रिज्यूम करता है रशियन ऑयल खरीदना तो वो 25% की जो पेनल्टी है वो वापस लगा दी जाएगी। तो बेसिकली कोई हाइपोथेटिकल रिस्क नहीं है, ये लिटरली लिखा हुआ है इस डील के अंदर। अब पता है आपको ये और कॉम्प्लिकेट कैसे हो जाता है, क्योंकि जो रशियन ऑयल है वो $11 पर बैरल के डिस्काउंट पे है कंपेयर टू यूएस ब्रेंट, और मैं जो मिडिल ईस्ट के ऑयल की अगर बात करूं तो वो भी $9 पर बैरल ज़्यादा पे ट्रेड करता है कंपेयर टू रशियन ऑयल। अब इसका मतलब क्या है? इंडिया 85 से 90% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर वो अपना रशियन ऑयल खरीदना छोड़ दे और ये महंगा यूएस का ऑयल या मिडिल ईस्ट का ऑयल खरीदता है तो बेसिकली सीधे ही सीधे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और वो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। इवन मूडी रेटिंग्स दे सेड इट डायरेक्टली, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताता हूँ। अ कंप्लीट शिफ्ट टुवर्ड नॉन रशियन ऑयल could also tighten supply elsewhere, raise prices and pass through to higher inflation given that India is world's largest oil importers. और सिमिलरली अगर आप देखोगे राइस्टार्ड एनर्जी के जो सीनियर ऑयल एनालिस्ट हैं उन्होंने भी बोला इंडियाज पिवट अवे फ्रॉम रशियन क्रूड वुड लाइकली इंक्रीज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अब बेसिकली यहां से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाता है। अब मैं बताता हूं कॉम्प्लिकेशन क्या है आपको। बेसिकली इंडिया को टैरिफ रिलीफ मिलता है, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, इससे हमारी अर्निंग्स और इंप्रूव हो जाती है और फाइनली जो मार्केट होती है वो रीरेट हो जाती है ऊपर की तरफ। लेकिन सेम ही टाइम पर इंडिया को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा क्रूड ऑयल के लिए, इससे हमारी एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाती है और इससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका मतलब हमारे मार्जिन्स और स्क्वीज हो जाते हैं। फाइनली ये रैली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मुसीबत ये है कि ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम ही टाइम पे ट्रू हैं। अब जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों ने मार्केट में फैक्टर इन करवा दिया है जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, लेकिन जो ये सेकंड पार्ट है ये अभी फैक्टर इन हुआ नहीं है मार्केट में। इंडियन गवर्नमेंट लेकिन इसे काफ़ी ब्रिलियंटली नेविगेट कर रही है। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिकली एम्बिगुअस। इसका मतलब क्या है? ना ही क्लियरली कंफर्म कर रहे हैं और ना ही क्लियरली डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जो ये एम्बिग्युइटी है ना ये मार्केट के ऊपर एक बादल की तरह बैठी हुई है। अगर यूएस ने और पुश किया और इंडिया फुल्ली कंप्लाई नहीं कर पाया तो 25% की जो पेनल्टी थी ना वो वापस से इंडियन मार्केट पे लगा दी जाएगी और इसका मतलब पूरी की पूरी ये रैली रिवर्स हो जाएगी, शायद और ज़्यादा बुरी तरीके से नीचे गिर जाएगी। क्या इसका मतलब ये इंडिया एक बैड इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। इसका बेसिकली मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। इस ट्रेड डील को ऐसे आंख बंद करके सेलिब्रेट मत करो, इसकी दोनों चीज़ें ध्यान से देख के उसके बाद अगला स्टेप लो और मैं आपको अब एग्जैक्टली बताता हूँ क्या स्टेप आपको लेना चाहिए। तो बेसिकली करना क्या है, लेकिन उससे पहले मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। प्लीज़ अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है आपका उससे कंसल्ट ज़रूर कर लेना, अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं, मान लो आपका इंडियन मार्केट में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम है, तो इस टाइम पे ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस टाइम अगर आप वैल्यूएशन देखोगे स्पेसिफिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 की तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अगर लेट्स से आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस टाइम पे डेफिनेटली आप ऑलमोस्ट 30-40% रुपीज़ डिप्लॉय कर सकते हो। अगर मैं होता मैं डेफिनेटली करता। अगर 10 लाख करने हैं तो 4 लाख रुपए में ऑलमोस्ट डिप्लॉय कर देता निफ्टी नेक्स्ट 50 में। काफ़ी अमेजिंग वैल्यूएशन पे है और अगर ये ट्रेड डील सही जाती है और जैसा कि अभी हो रहा है ये सब कुछ सही जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रिस्क छोटा सा है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा हेवीली इन्वेस्टेड हो इंडियन मार्केट में, लेट्स से निफ्टी में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में वगैरह वगैरह में, तो आप एक चीज़ देख सकते हो, वो है फार्मा। फार्मा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस ट्रेड डील के बाद। अगर ये ब्लो अप नहीं होती है ट्रेड डील तो जो फार्मा वाले फंड्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं अगले 1-2 साल के अंदर। तो अगर आप निफ्टी में ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो, निफ्टी में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, तो आप थोड़ी सी एलोकेशन कंसिडर कर सकते हो, मे बी 4-5% किसी फार्मा फंड में। और तीसरा, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में जाना चाहते हो, बिकॉज इस ट्रेड डील के बाद टेक्सटाइल्स में, ऑटो एंसिलरीज में, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्लस फार्मा इन सब में आपको मिलने वाला है। तो आप ऐसा भी देख सकते हो। और इनफैक्ट अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, ये भी सारा का सारा निफ्टी नेक्स्ट 50 के सेक्टर्स हैं ये।
तो यहाँ पे भी अगर आपको इसका एक्सपोजर चाहिए इन सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या फिर इन सारे सेक्टर्स में, तो अगेन आप निफ्टी नेक्स्ट 50 कंसिडर कर सकते हो। अगर आप 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए डिप्लॉय करना चाहते थे, उसका 30-40% अभी डिप्लॉय कर सकते हो बिकॉज अच्छी वैल्यूएशन है। और साथ ही साथ जो रिस्क आपको ध्यान से देखना है वो क्या है, अगर ये डील ब्लो अप होती है बिकॉज हम रशियन ऑयल लेट से खरीदते रहते हैं, तो जो ब्रॉड मार्केट है वो बुरी तरीके से गिरने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो इसके हेज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं हर टाइम बोलता हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, जवाब है गोल्ड। आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10%, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10%, इस टाइम तो 10 से 20 भी हो सकता है, वो गोल्ड होना चाहिए। बिकॉज अगर ट्रेड डील ब्लो अप हुई या कोई भी अनसर्टेनिटी आई तो मार्केट तो क्रैश कर जाएगी, पर गोल्ड आपको एक अच्छा हेज दे देगा। तो कोशिश करना, अगर आप इन सब में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको हेज जरूर कर लेना गोल्ड के साथ, ऑलमोस्ट 10 से 20%। फिजिकल गोल्ड खरीदने की कोशिश मत करना, कोई भी गोल्ड का ETF ले लो, जैसे कि गोल्ड बीज या कोई और ETF। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 सेकंड में खरीद लोगे, 2 सेकंड में बेच दोगे। अब मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी रिवील किया था, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। मैंने एक ही दिन में 23 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ये रहा वो स्क्रीनशॉट मेरे ऑर्डर बुक का। क्यों कर रहा हूं मैं ये, क्योंकि मैं जनरली तो वैसे इंटरनेशनल में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूं, बिकॉज ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लग रही थी मुझे, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक ही दिन में। अगर आपको सेंसिबल लगे तो आप भी कर सकते हो। साथ ही साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोजीशन है, ऑलमोस्ट 50 लाख से ऊपर की पोजीशन है गोल्ड में, वो भी आप ज़रूर रखना ताकि आप हेज कर पाओ। मैं ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शंस को भी यूज़ करता हूँ हेजिंग के लिए, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। एक पुट ऑप्शन होते हैं, उसको यूज़ करके भी आप बहुत अच्छी हेजिंग कर सकते हो। अगर मार्केट क्रैश करती है तो उल्टा आपको बेनिफिट होगा, आपके ऑप्शंस आपको 10, 20, 30 लाख का प्रॉफिट दे सकते हैं। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, इसको एग्जैक्टली हेजिंग कैसे करते हैं। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग कभी नहीं करता हूं ऑप्शंस में, लेकिन हेजिंग के लिए ज़रूर यूज़ करता हूं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट क्रैश हो सकती है। मैं आपको ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में और जानना है तो इस वीडियो में ज़रूर जान लेना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर कर देना। और मेरा एक क्लब है, नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग क्लब, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो लिंक नीचे है, उसे क्लिक करके फॉर्म भर देना। और मैं आपको अगले हफ्ते फिर से मिलता हूँ। बाय बाय।